नमस्कार साथियों, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चल रही है जिसमें हमने भारत सरकार का बजट 2024-25 के बारे में डिस्कस कर लिया है और अब आज की क्लास के अंदर हम भारतीय इकोनॉमी सर्वे के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये जो इंडियन इकोनॉमी के सर्वे और जो बजट है वो कहाँ पर हमें पीडीएफ उसकी कहाँ मिलेगी। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो तेज सिविल्स का ऐप है उस पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको इंडियन इकोनॉमी सर्वे और इंडियन का जो बजट है उसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमारी जो क्लास चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले भारत सरकार का इकोनॉमी सर्वे 2023-24। सबसे पहले देखते हैं जो इस बार का इकोनॉमी सर्वे है उसकी विषय सूची क्या है वो देखते हैं। तो इस बार के जो इकोनॉमी सर्वे उसमें कुल मिलाकर 13 चैप्टर दिए हुए हैं। उन 13 चैप्टर को हमें सीरियल 1 बाय 1 हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो है अर्थव्यवस्था की स्थिति निरंतर आगे बढ़ते हुए। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं ये मेंस के हमारे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। इसका मतलब जो मेंस का सिलेबस है वो इंडियन इकोनॉमी सर्वे ही है। पहला इकोनॉमी की स्थिति के बारे में दिया हुआ है, दूसरा किसके बारे में है, मौद्रिक प्रबंधन के बारे में, तीसरा इन्फ्लेशन, चौथा बाह्य सत्र के बारे में, पांचवा है जो कि मध्यम अवधि भारत के विकास का विजन, और जो छठा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जलवायु परिवर्तन। उसके बाद में सामाजिक क्षेत्र, रोजगार एवं कौशल विकास, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। हमारे सिलेबस में सीधे सा टॉपिक दिया हुआ है कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। फिर एमएसएमई, सेवा, अवसंरचना और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कितने चैप्टर है, 2 चैप्टर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 13 चैप्टर है, इनको हमें क्या करना है 1 बाय 1 पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में सामान्य परिचय देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण भारत के विकास पथ का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें हमारे राष्ट्र के प्रति वैश्विक आशावाद को दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें अवसंरचना पर ध्यान देने के साथ ही कृषि उद्योग जैसे क्षेत्रों के विकास और भविष्योन्मुखी क्षेत्रों पर भी बल दिया जाता है। इसके बाद में देखते हैं कि जो इकोनॉमी सर्वे है वो प्रस्तुत कौन करता है। तो इकोनॉमी सर्वे है वो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। तो इकोनॉमी सर्वे है जो कि कौन तैयार करता है, वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग होता है, उसका नाम क्या है, आर्थिक कार्य विभाग, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। और तैयार करने वाले जो पोस्ट होती है उसका नाम क्या है, मुख्य आर्थिक सलाहकार। और वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, बी अनंत नागेश्वरन। ये वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। तो इनके मार्गदर्शन में हमें तैयार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि कौन सा विभाग तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा है, आर्थिक कार्य विभाग। तो आपको ये चीज है वो याद रख लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। दूसरा इकोनॉमी सर्वे वो बजट प्रस्तुत किए जाने के एक दिन पहले जारी किया जाता है। मतलब बजट कब प्रस्तुत किया जाता है, 1 फरवरी, तो उससे एक दिन पहले क्या जारी किया जाता है, इकोनॉमी सर्वे जारी किया जाता है। प्रारंभ में यह बजट दस्तावेजों का एक हिस्सा था, परंतु 1964 में इसे क्या कर दिया, एक अलग खंड बना दिया गया। पहले 1964 से पहले क्या होता था कि इकोनॉमी सर्वे और बजट एक ही साथ में आते थे, एक ही दिन आते थे। परंतु 1964 के बाद में क्या कर दिया कि इनको दोनों को क्या 2 अलग अलग खंडों में बांट दिया और इनकी जो डेट है वो भी अलग अलग कर दी गई। और आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, देश की आर्थिक प्रवृत्तियों को उजागर करता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये इकोनॉमी सर्वे, हम पढ़ते हैं कि ये इकोनॉमी सर्वे ये हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया। तो इकोनॉमी सर्वे होता क्या है, तो इकोनॉमी सर्वे क्या होता है, देश की जो आर्थिक प्रवृत्तियां हैं उनको उजागर करने का काम करता है। ये जो देश की प्रगति है और देश का जो प्रदर्शन कर रहे हैं इकोनॉमी के क्षेत्र में उसका लेखा जोखा है। मतलब सरकार की जो आर्थिक प्रगति एवं प्रदर्शन का क्या करता है, लेखा जोखा करता है। ये ब्यौरा देता है, विवरण देता है कि सरकार ने कितनी आर्थिक प्रगति की है, हमारी इकोनॉमी के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं
उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, इन सब के बारे में किसका उल्लेख होता है, इस इकोनॉमी सर्वे में उल्लेख होता है। इसके साथ ही इकोनॉमी सर्वे के अंतर्गत इकोनॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण जो आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं, उनका उल्लेख होता है और उसी के आधार पर सरकार अपनी भविष्य की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको निर्धारित करता है। तो इस प्रकार जो इकोनॉमी सर्वे क्या हो गया, ये एक प्रकार का आर्थिक विवरण या आर्थिक ब्यौरा हो गया, जिसके आधार पर सरकार अपनी आगामी जो नीतियां हैं वो निर्धारित करती है। ठीक है, जिस प्रकार एक डॉक्टर होता है, वो हमारी जैसे हमें कोई बीमारी होगी तो सबसे पहले वो जांच करेगा और उसी जांच के आधार पर वो हमारा ट्रीटमेंट करेगा। उसी के तर्ज पर जो इकोनॉमी सर्वे होता है वो आंकड़े उपलब्ध करवाता है, उसी के आधार पर भविष्य की क्या होती है, इकोनॉमी की दिशा तय होती है। तो इसके अंतर्गत हमें फैक्ट क्या याद रखना है, तो वित्त मंत्रालय का ये जो आर्थिक विभाग है तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम शुरू करते हैं हमारा इकोनॉमी सर्वे। तो इकोनॉमी सर्वे का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति निरंतर आगे बढ़ते हुए। तो अर्थव्यवस्था की हमारी क्या स्थिति है उसके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के लिए 2020 के आसपास जो कोविड पेंडेमिक आया था, उस दौरान पूरी विश्व है जो कि आर्थिक मंदी की ओर अग्रसर हो गई थी। पूरी दुनिया की आर्थिक है जो कि प्रगति है वो अवरुद्ध हो गई थी। इस वजह से भारत भी इससे अछूता नहीं रहा था। तो इसमें देखते हैं कि भारत किस प्रकार अपनी इकोनॉमी को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ा रहा है, वो देखेंगे। तो आर्थिक मोर्चे पर कोविड महामारी के प्रति भारत की नपी तुल्य प्रतिक्रिया में 3 प्रमुख घटक शामिल थे, क्योंकि इकोनॉमिकल देखें तो कोविड की वजह से भारत की जो स्थिति थी वो एक बैलेंस्ड थी, ना कभी बढ़ रही थी किसी सेक्टर में तो किसी सेक्टर में हम क्या कर रहे थे, घट रहे। तो पहले क्या कहते हैं कि बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक व्यय पर ध्यान केंद्रित करना, व्यावसायिक उद्यमों एवं लोक प्रशासन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये हमने खूब बार पढ़ा, आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो कोविड पेंडेमिक थी उस समय सरकार ने ये शुरू किया था। तो इसमें आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 20% अधिक रहा। तो रियल जीडीपी जो हमारी थी फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 20% हायर रही थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2020 से पूरी दुनिया में क्या हो गया था, आर्थिक मंदी हो गई थी। पूरी दुनिया की आर्थिक जो वृद्धि है वो क्या हो गई थी, अवरुद्ध हो गई थी। परंतु भारत के क्या हो गया, 2024 में जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो हमारी 20 की तुलना में 20% बढ़ी है, क्योंकि दुनिया के बहुत कम देश ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार की आर्थिक वृद्धि हमें देखने को मिली है। तो ये जो आंकड़ा है वो देश की इकोनॉमी के लिए एक सकारात्मक आंकड़ा है। तो ये पॉइंट याद रखना कि क्योंकि इकोनॉमी सर्वे में सीधा सीधा दिया हुआ है कि 2024 में वास्तविक घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2020 की तुलना में कितना प्रतिशत रहा, तो 20% से अधिक रहा। इसको आपको एक याद कर लेना है। फिर अगला वैश्विक आर्थिक परिदृश्य है। इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिकल है उसकी सिचुएशन, स्थिति किस प्रकार है वो देखते हैं। तो इसमें दे रखा है कि आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2023 में 3.2 की वृद्धि दर्ज की गई। तो ध्यान रखना, सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट कौन जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है और उसके अनुसार 2023 है उसमें पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ कितनी है, 3.2% है। इसको आपको याद रखना है। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है, और इसके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है, 3.2%। तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद करना है। उसके बाद में वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख जोखिमों में शामिल है। इसमें यह बताया गया कि वर्तमान में पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसके सामने प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। तो उसमें एक मुद्दा है उच्च मुद्रास्फीति दबाव, पूरी दुनिया में जो महंगाई है वो बढ़ गई है। फिर है जो कि बढ़ता भू राजनीतिक तनाव, जो जियोपॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है। फिर उसके बाद में जो मिडिल ईस्ट में हम देखते हैं कि
जो इजराइल के साथ अन्य देशों के, जैसे इजराइल हमास वॉर, उसके बाद में अभी फिलहाल में इजराइल ईरान वॉर, इसकी वजह से क्या होता है, पूरी दुनिया में जो भू राजनीतिक तनाव है बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है वो किसी न किसी तरीके से क्या हो रही है, बाधित हो रही है। इसके बाद में सीमा पार वस्तुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको हम संरक्षणवादी नीतियां भी कहते हैं। संरक्षणवादी नीतियां क्या होती है, कुछ देश क्या होते हैं, आयात है उसमें कुछ वस्तुओं के आयात पर क्या लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं, ताकि स्वदेशी उद्योगों को स्वदेशी वस्तुओं का क्या बढ़ावा मिल सके। फिर जो उच्च ब्याज दर है, ये पूरी दुनिया के साथ में कुछ प्रमुख इकोनॉमिकली क्राइसिस वर्तमान में मौजूद है। फिर वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में वैश्विक जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में भी क्या हुई है, गिरावट हुई है। पूरी दुनिया में जो एफडीआई ग्राफ है वो कम हुआ था। तो भारत के संदर्भ में भी हम आगे पढ़ेंगे तो भारत का एफडीआई ग्राफ भी 2023 में क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें हमें याद रखने वाला पॉइंट कितना है, ये एक पॉइंट है कि जो वर्ल्ड जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है आईएमएफ जारी करता है, उसके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है, 3.2%। फिर एक लचीली घरेलू अर्थव्यवस्था के रूप में हम देखते हैं भारत की क्या स्थिति है। हमने दूसरे के गिरबान में देख लिया, अपनी गिरबान में देखते हैं। तो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की रियल जीडीपी वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2% की संवृद्धि दर्ज की गई। यह उच्च समृद्धि, स्थिर उपभोग मांग और निवेश करने में रुचि में सुधार के कारण हुई है। तो भारत की रियल जीडीपी कितनी वृद्धि हुई है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि 2023-24 में भारत की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी है, 8.2% है, 8.2% है। ठीक है। अब ये देश की रियल जीडीपी हो गई। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2023-24 में भारत की जो रियल जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट कितनी थी, 8.2%। इस फैक्ट को आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। और ये भारत में, क्योंकि अभी हमने देखा पूरी दुनिया की वृद्धि कितनी थी, 3.2%, और भारत की कितनी हो गई, 8.2%। तो क्या वजह रही कि भारत में ये जो आर्थिक वृद्धि है ये बढ़िया रही है, इसकी वजह है कि उच्च समृद्धि, स्थिर उपभोग मांग और निवेश करने में रुचि। पहले चीज तो है कि उपभोक्ता की जो मांग है, डिमांड है, वो देश में उत्तरोत्तर बढ़ रही है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगी, वस्तु एवं सेवाओं की उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा कि देश की जीडीपी है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और देश में इन्वेस्ट करने में रुचि हुई है, देश में इन्वेस्ट के अनुकूल, निवेश के अनुकूल है, जो कि वातावरण का निर्माण हुआ है, इसकी वजह से देश में निवेश क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और निवेश ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, देश की जीडीपी में ग्रोथ होगी। फिर अगला पॉइंट है कि चालू मूल्यों पर समग्र सकल मूल्य वर्धित जीवीए में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी क्रमशः 17.7%, 27.6% और 54.7% थी। इस फैक्ट को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि भारत के संदर्भ में पूछा गया है। तो सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि चालू मूल्यों में सकल जो जीवी के आधार में भारत में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, या सेवा क्षेत्र की पूछ लेता है, फिर या फिर पूछ लेता है उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। तो तीनों की हमारे दे रखी है 17.7, 27.6 और 54.7%। इस फैक्ट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर वित्त वर्ष 2024 में विनिर्माण जीवीए में 9.9% की वृद्धि दी गई। एक बार इसको रीड आउट कर लेना, ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक तो ये 8.2% है और 17.7, 27.6 और 54.7% क्रमशः सेवा, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है। इसको भी आपको याद कर लेना है। फिर वृद्ध आर्थिक विस्तारता विकास सुरक्षा के संदर्भ में देखते हैं तो बढ़ते राजकोषीय घाटे एवं बढ़ते ऋण बोझ की वैश्विक प्रवृत्तियों के विपरीत भारत राजकोषीय समेकन की राह पर बना हुआ है। देखो पूरी दुनिया में वर्तमान में जो फिजिकल डेफिशिएट है, राजकोषीय घाटा है, वो बढ़ रहा है, ब्याज दरें बढ़ी हुई है, महंगाई, मुद्रास्फीति की दर भी उच्च है। उसके बावजूद भी भारत क्या हुआ है, राजकोषीय समेकन की स्थिति की पर हमने पहले पढ़ा है। राजकोषीय समेकन क्या होता है, पहले की क्लास में आपने जब देखा होगा क्यूबिट सीरीज, उसमें हमने पढ़ा राजकोषीय समेकन। ये एक बार आरएस मेंस में सर पूछा गया था।
कि राजकोषीय समेकन क्या होता है, 2 नंबर में पूछा गया था। क्या होता है राजकोषीय समेकन? राजकोषीय समेकन का सामान्य अर्थ निकालते हैं तो इसमें 2 चीजें होती है, एक व्यय और एक होता है आय। व्यय का तो क्या करना, कम से कम करना, न्यूनतमीकरण करना, और आय को क्या करना, अधिकतमीकरण। आय का क्या करना, अधिकतमीकरण। इस राजकोषीय समेकन का क्या मतलब हो गया कि सरकार अपने व्यय को न्यूनतम करने का प्रयास करती है और आय को क्या करती है, अधिकतम करने का प्रयास करती है। इसका मतलब जो राजकोषीय सरकार का जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है, राजकोषीय समेकन कहलाता है। राजकोषीय समेकन से क्या होता है, जो देश की राजकोषीय स्वास्थ्य होता है वो सुदृढ़ हो जाता है। राजकोषीय स्वास्थ्य का मतलब क्या हो गया, जो राजकोषीय घाटे की स्थिति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो राजकोषीय समेकन के 2 चीज होती है, व्यय का न्यूनतमीकरण, आय का अधिकतमीकरण। ये पूरा पढ़ेंगे, जब मेंस में पढ़ेंगे तो व्यय का न्यूनतमीकरण कैसे करेंगे, आय का अधिकतमीकरण कैसे करेंगे। तो ये देखते हैं वापस कि राजकोषीय समेकन की राह पर सरकार बनी हुई, मतलब सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो कम होने, मतलब उत्तरोत्तर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी के 5.6% पर आ गया। ये आपको फैक्ट मैंने पहले भी बता दिया था, जब हमने बजट की क्लास पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो वर्तमान में सरकार का राजकोषीय घाटा है वो कितना है, 5.6%, और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा टारगेट कितना है, वो है हमारा 4.9% हमारा क्या है, लक्ष्य है। ये हमारा लक्ष्य है अगले वित्तीय वर्ष के लिए। तो वर्तमान में जो राजकोषीय घाटा कितना है, वो है 5.6%। तो हम राजकोषीय समेकन की स्थिति में बने हुए कैसे है, पहले हमारा घाटा था 6.4%, अब कम होके कितना हो गया है, 5.6%। ये दिखाता है कि देश में क्या हो रहा है, उत्तरोत्तर देश की जीडीपी में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्व प्राप्ति हमें कितनी हो रही है। तो केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में वित्त वर्ष 2024 में 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई। तो हमारा जो राजस्व प्राप्ति भी जो स्रोत है उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, और ग्रोथ कितनी हुई, 14.5%। इसको आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है, वो है 5.6%। जीडीपी जो राजकोषीय हमारा घाटा है वो कितना है, 5.6%। तो इस एक स्लाइड में आपको कितना याद रखना है, सिर्फ ये एक फैक्ट है वही याद रखना है। फिर अगला, सकल कर राजस्व, कुल हमारा जो कर राजस्व है वो हमारा कितना मिला, कैसे मिला, कहां से मिला, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सकल कर राजस्व के बारे में देखते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में सकल कर राजस्व में 13.4% की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया गया है। सकल कर राजस्व का 55% प्रत्यक्ष करों से और शेष 45% है वो अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखना है इसमें, ये एक फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है कि जो हमें टैक्सेशन से कुल पैसे मिलते हैं, करों से जो कुल पैसे मिलते हैं, उनमें 55% पैसे कहां से मिलते हैं, प्रत्यक्ष कर से, और अप्रत्यक्ष कर से कुल कितने पैसे मिलते हैं, हमारे 45% जो पैसे होते हैं वो अप्रत्यक्ष करों से हमें प्राप्त होते हैं। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, ये पूछा भी जा सकता है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष का अनुपात कितना है। तो अनुपात कितना है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का, 45-55 तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारा पूंजीगत व्यय कितना है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ रुपए रहा। इसको आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर सब्सिडी पर, प्रमुख सब्सिडी पर व्यय में वर्ष दर वर्ष आधार पर 22% की कमी आई है, जिसका मुख्य कारण वित्त वर्ष 2024 में उर्वरक एवं खाद्य सब्सिडी में कमी दर्ज की गई है। तो भारत में जो सब्सिडी पर जितना खर्च हो रहा है उसमें क्या हुआ, इस वित्त वर्ष में लगभग 22% की कमी आई। इसका मतलब पहले जो सब्सिडी पे हम 100 रुपए दे रहे थे, अब कितना दे रहे हैं, लगभग 78 रुपए दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है, तो उर्वरक और जो खाद्य सब्सिडी है उसमें हमने क्या कर दिया, उसको कम कर दिया है। तो उसको कम करने की वजह से ओवरऑल जो सब्सिडी है वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है। इसके बाद में देखते हैं अगला, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में घटकर 5.4% रह गए। भाई इसको रट्टा मार लेना,
ये इंपॉर्टेंट है कि देश में 2024 में इन्फ्लेशन कितनी रही। इन्फ्लेशन कितनी रही? 5.4% है, जो कि 2024 में जो खुदरा मुद्रास्फीति की दर है वो रही। इसको आपको याद रख लेना है। फिर आरबीआई की जून 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की एसेट्स गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां अनुपात मार्च 2024 में घटकर 2.8% हो गई है। यह पिछले 12 वर्षों में सबसे कम आंकड़ा है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वाणिज्यिक बैंक है, ये हम पढ़ेंगे जब अभी बेसिक इकोनॉमी पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे कि ये वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्या होते हैं, ये सारे वहां आ जाएंगे। ठीक है, तो जो 2024 के आरबीआई की रिपोर्ट कौन सी है, इसका नाम क्या है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। और इसमें कहा गया है कि जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की एसेट्स जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हुआ है। ये कहता है कि जो एनपीए है वो घटकर कितना हो गया? 2.8% हो गया एनपीए। जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, मतलब गैर निष्पादित परिसंपत्तियां क्या होती है कि किसी को व्यक्ति को लोन दे दिया, ना तो उससे ब्याज मिल रहा है और ना ही मूल पैसा है वो वापस मिल जाए, उस पैसे को क्या कहेंगे हम? एनपी कहेंगे। कि मतलब किसी को दे दिया, वो पैसा वापस नहीं आ रहा है। जैसे विजय माल्या को बैंक ने पैसा दे दिया, अब क्या हो रहा है? विजय माल्या ना तो ब्याज दे रहा है, ना मूल पैसा वापस दे रहा है, तो वो पैसा किस में चला गया? एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। और वर्तमान में जो बैंकों का कुल रुपए, इसमें कितना रुपए बैंक जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रहा है वो है 2.8%। बाकी सारा का सारा पैसा है जो कि बैंकों के पास जितना देते हैं वापस मिल जाता है, परंतु इतना पैसा बैंकों के पास नहीं मिलता है। क्योंकि पहले ये जो एनपीए है वो देश में एक इकोनॉमी के क्षेत्र में बड़ी समस्या थी। बहुत सारा बैंकों का पैसा क्या किस में चला जाता था? एनपीए की वजह से, एनपीए में चला जाता था। इससे देश की क्या होती थी? आर्थिक जो सुधार होते हैं या फिर आर्थिक वृद्धि में क्या होती थी? बाधा उत्पन्न होती थी। परंतु प्रेजेंट में क्या हो गया कि जो एनपीए है इसमें सुधार किया गया। एनपीए में सुधार कैसे हुआ वो पूरा हम पढ़ेंगे आगे। एनपीए क्या होता है, एनपीए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, डाउटफुल वगैरह सारे इसमें कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एनपीए को सुधारने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए वो भी हम पूरा पढ़ लेंगे। तो वर्तमान में एनपीए कितना है? 2.8%। अब इस फैक्ट को याद रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो पिछले 12 वर्षों में ये जो आंकड़ा है वो सबसे कम इसी बार रहा है। इसीलिए ये आंकड़ा क्या हो जाता है? अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो एनपीए है वो कुल कितना है? तो एनपीए कितना है? 2.8%। तो इसमें से आपके ये जो दोनों फैक्ट है आपको दोनों याद रखने हैं। खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है? 5.4% और एनपीए कितना है? 2.8% एनपीए बना हुआ है। फिर हमारा चालू खाता घाटा। चालू खाता घाटा का अर्थ है कि कोई देश निर्यात की तुलना में अधिक वस्तु एवं सेवाओं का आयात कर रहा है। सीधे सा चालू खाता घाटा का मतलब क्या हो गया कि मान लो हमने, भारत ने क्या किया? 100 रुपए की वस्तुओं का तो क्या किया? आयात किया, और निर्यात हमने कितना किया? 80 रुपए का। तो हमारे क्या कितना घाटा कितना हो गया? 20 रुपए का घाटा हो गया। और इसी 20 रुपए के घाटा को क्या कहेंगे? सीएडी, चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सीएडी। तो ये चालू खाता घाटा का मतलब कितना होता है? जो आयात ज्यादा हो रहा है वो निर्यात की तुलना में कितना ज्यादा हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे? चालू खाता घाटा। तो चालू खाता घाटा का अर्थ होता है कि कोई देश निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात कर रहा है। फिर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चालू खाता घाटा जीडीपी का 0.7% रहा, जो कि वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2% रहा। यह भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसको आपको याद रखना है कि हमारा जो चालू खाता घाटा है वो जीडीपी का कितना है? 2023-24 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चालू खाता घाटा कितना रहा? तो 0.7% रहा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले वर्ष ये लगभग 2% था और अब कम होकर कितना हो गया? 0.7%, मतलब लगभग 67% की क्या कमी दर्ज की गई है।
तो ये देश की इकोनॉमी के लिए एक सकारात्मक पहलू है, क्योंकि चालू खाता बहुत कम हो गया। इसका मतलब हमारे देश में क्या हो गया है, आयात कम हो गया और निर्यात क्या हो गया, उत्तरोत्तर 2023-24 में क्या हुआ है, बढ़ा है। इसकी वजह से हमारा चालू खाता घाटा है वो कम हुआ है। तो चालू खाता कितना है, 0.7%। इसको आपको अच्छे से याद करना है। फिर अगला है रेमिटेंस। विदेशों से प्राप्त रेमिटेंस वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 106 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अब सबसे पहली चीज आती है कि ये सर रेमिटेंस क्या होता है। आपने शायद ये वर्ड सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी अक्सर ये बना रहता है रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब ये हमारे अगर इंडिया के संदर्भ में लें तो रेमिटेंस का मतलब इंडिया के नागरिक, भारत के लोग, अनेक लोग होते हैं अपने आसपास में भी जो फॉरेन में रहते हैं। जैसे स्पेशली हम कहाँ रहते हैं, या तो अमेरिका में रहते हैं या फिर हमें जो गल्फ कंट्री है वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो भारतीय लोग वहाँ गए, वहाँ कुछ काम धंधा करते हैं, जो भी जॉब वगैरह करते हैं। तो जॉब करने के बाद उनको जो सैलरी मिलती है तो फिर क्या करते हैं, वो पैसा वहाँ से अपने जो मातृभूमि देश है मतलब वापस इंडिया को भेजते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम, रेमिटेंस। मतलब कोई देश का नागरिक किसी दूसरी देश में जाकर काम करता है और वहां से जो प्राप्त होने वाला पैसा अगर वो मातृभूमि में वापस भेजता है, मातृभूमि को, देश को, तो उस पैसे को क्या कहा जाता है, रेमिटेंस कहा जाता है। अब मान लो अमेरिका में कोई काम कर रहा है, तो अमेरिका से वो काम करेगा तो उसको सैलरी डॉलर में मिलेगी, तो वो वहां से क्या करेगा, आरबीआई के पास आएगा और वो सैलरी आरबीआई को डॉलर में जमा करवाएगा और आरबीआई क्या करेगी, उसको पैसों में कन्वर्ट करके उसको दे देगी। तो इसको क्या कहेंगे, रेमिटेंस कहेंगे। इसका वर्ड का यूज हमने आईआर में भी किया जा सकता है कि जैसे मिडिल ईस्ट में पूछ लिया, या फिर अपने जैसे अभी ये फिलिस्तीन वॉर चल रहा है, फिर अमेरिका इंडिया यूएसए संबंध पूछ लिया, तो उसमें भी हम इस जिक्र का, इस वर्ड का यूज कर सकते हैं कि मिडिल ईस्ट से भारत को बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेमिटेंस प्राप्त होता है। इसीलिए मिडिल ईस्ट हमारे लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करता है। अब रेमिटेंस से क्या होगा, इससे हमें क्या होगा, डॉलर की प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा है वो बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए रेमिटेंस जरूरी है। और ध्यान रखना, इंडिया है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। इंडिया में लगभग कितना हर साल रेमिटेंस, 106.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2024 में। तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। दूसरे नंबर पे है वो है मैक्सिको, उसका लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। कहाँ 60 और कहाँ 106। तो अपने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, सब जगह अपने वाले, कोई भी देश चले जाओ वहाँ इंडियन जरूर मिल जाएगा, और वहाँ इंडियन ना के इंडियन वहाँ मिलता है। इंडियन ढंग का काम धंधा भी करता है और पैसे भी अच्छे खासे कमा लेता है। तो हमें रेमिटेंस कितना प्राप्त हुआ है, 106.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। एक बार इस फैक्ट को आपको याद कर लेना चाहिए, हो सकता है एग्जामिनर इस टाइप की फैक्चुअल चीजें पूछ सकता है। तो हमने इसमें 3 चीजें पढ़ी। पहले सीडी चालू खाता घाटा, चालू खाता घाटा कितना रहा, 0.7% रहा। उसके बाद में हमने पढ़ा रेमिटेंस, रेमिटेंस हमें कितना मिला, 106.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिला, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, या फिर जो मैं कुछ लोगों से व्यक्तिगत रूप से इंटरेक्ट हुआ, उनका कहना है कि सर एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, घबराहट बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पेपर देने बैठ रहे हैं तो कुछ भी याद भी नहीं है कि सर याद किया, भूल गए, वहां गए, सारा का सारा ब्लैंक हो गया। ऐसा अक्सर सबके साथ ही होता है। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। डर लग रहा है तो डर लगना बिल्कुल एक पॉजिटिव संकेत है। डर उसी को लगता है जो मेहनत करता है, जिसकी तैयारी होता है उसको डर लगता है। जिसकी तैयारी नहीं होती ना, कुछ लोग आपके साथ ऐसे होंगे कि यार नहीं मेरा तो प्री नहीं हो रहा है, या मैं प्री की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, आरएस की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मान लो कोई टीचिंग लाइन में कर रहा है एग्जाम तैयारी, तो उसको पूछना आरएस का डर है, कहना नहीं प्री का मुझे तो कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, ना उसकी तैयारी है। तो तैयारी होती है उसी को डर लगता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है कि हाँ आप सही ट्रैक पे हो, सही मार्ग पे हो। तो आपको तैयारी, बस इतना है कि इसको जो डर है इसको आपको एंजाइटी में परिवर्तित नहीं होने देना है। एंजाइटी नहीं होने देनी, खुद पे आत्मविश्वास रखिए, एग्जाम आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ी कुछ लोगों की दिक्कत ये आ रही है कि सर पढ़ लिया, कुछ भी याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, वहाँ पेपर में देखने के बाद सब कुछ ब्लैंक, और वापस घर जाते हैं तो सब कुछ याद। तो इसका मतलब है कि आपकी जो अभ्यास करने की है वो अभ्यास आपने ज़्यादा नहीं किया है। तो बार बार आप जितने हो सकते हैं टेस्ट पेपर दीजिए। इससे क्या हो गया, आपके अभ्यास होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना ही आपके लिए
बेनिफिशियल होगा। सबने सुना होगा करते करते अभ्यास के जड़मत होते सुजान, तो अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो बार बार आप अभ्यास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोगों को अगर याद नहीं रहता तो ढंग से एक उसकी वजह ये हो सकती है कि आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया होगा, और कुछ लोगों के अगर रिवीजन नहीं करे उसके बावजूद भी याद नहीं रहता, तो आप लिख लिख के याद करो। लिख लिख के याद करने, ये याद करने की सबसे अच्छी तकनीक मानी जाती है कि इसको बार बार लिखो, बार बार बोलो। आवाज मतलब सामने कांच रखो, अपने सामने एक मिरर रखो और मिरर के सामने आप खुद बोलो कि मैंने ये पढ़ा, चालू खाता घाटा ये होता है। तो पढ़ो, किसी देश का आयात है जो निर्यात बिल से ज्यादा होता है, उसे हम CAD कहते हैं। ये कांच में आई टू आई, खुद की आंख से आंख, नजर से नजर मिलाओ और वहां पढ़ो, तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा, जो कुछ लोग अभी जैसे एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तो अपना जो टाइम वेस्ट है और टाइम मैनेजमेंट है इसको जरूर करना, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर नींद है वो जरूरी है। 7 से 8 घंटे नींद लेना जरूरी है, ये हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है। स्पेशली हेल्थ और इससे संबंधित जो आपकी डाइट है उस पर पर्याप्त ध्यान देना। हो सकता है तो आप योगा जरूर कीजिए, थोड़ा बहुत योगा 5-10 मिनट, या फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए, ठीक है। उससे आपके शरीर को क्या मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको कंटिन्यूसली करनी है, और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है इन टाइम में। और कुछ लोग कहते हैं सर हम डीमोटिवेट कर रहे हैं, आप RS की तैयारी में आ गए हो तो आपके ये मोटिवेशन डीमोटिवेशन जैसा कुछ चीज होता ही नहीं है। कि मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता है। बाहरी जो मोटिवेशन होता है वो क्षणिक होता है, अल्पकालिक होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। आज कोई मोटिवेट कर देगा, 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, तीसरे दिन वापस वही स्थिति आ जाएगी। तो इससे क्या करना है, हमारा जो मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा होती है, वो अंदर से जितनी आंतरिक अभिप्रेरणा मजबूत होगी उतना ही हमारी ओवरऑल अभिप्रेरणा होगी, वो मोटिवेशन होगा वो मजबूत होगा। तो अभिप्रेरणा अंदर से लेकर आओ, खुद क्रिएट करो उसको कि नहीं हमें तो RS बनना है, मतलब बनना है। कुछ लोगों से मैं उस लाइब्रेरी में मिला था तिरुवनंतपुरम में, तो उनका जज्बा देखा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा हम RS बनने के लिए कहीं पर भी मतलब किसी भी चीज को करने के लिए तैयार है, इतना उनका डेडिकेशन लेवल था। तो ये डेडिकेशन आपका होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखना। जैसे हमारे 3 मिनट जो क्यूबिट सीरीज चल रही है, तो आप जब भी खाना खा रहे हो या दोस्तों के साथ चाय की टपरी पे बैठे हो, तो आप ईयरफोन लगा लेना, 3 मिनट की सीरीज आप सुन लेते हो। डेली 2 वीडियो आती है, लगभग 3, 6, 7 मिनट की 2 वीडियो होती है। दिन में अगर 2 बार भी वीडियो सुन लेते हो मतलब 15 मिनट जाते हैं। तो 15 मिनट अगर आप सुन लेते हो उसको 2 बार दिन में, 15 मिनट मतलब आप जब भी मान लो लंच कर रहे हो तो 15-20 मिनट में लंच होता है, उस समय ईयरफोन डाल दे, सिर्फ आपको सुनना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी सब्जेक्ट है वो कब रिवाइज हो गया, क्योंकि बार बार जब चीजें सुनते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। जो हमारा अचेतन मन है वहां पर वो चीजें कहीं ना कहीं बैठ जाती है। तो ये जो 3 मिनट वाली सीरीज है इसको आप जरूर देखना, और मतलब फ्री टाइम में हो ना तब देखना इसको। ऐसा नहीं कि पढ़ रहा हूं अभी देख लिया, नहीं। आप खाना खा रहे हो या लाइब्रेरी जा रहे हो तो रास्ते में तो ऑन द वे हो तो आप उस समय देख सकते हो, क्योंकि वो आप टाइम देके वो यूटिलाइज हो जाएगा। खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, उस समय ये आप चीजें कर सकते हो। इसके अलावा समय का सदुपयोग जरूर करें। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो आप ज्यादा दोस्तों के साथ बाहर गप्पे ना मारें चाय की थड़ी पे जाके। ऐसा नहीं कि चाय पीने गए आधा 1 घंटा वहीं वेस्ट कर दिया, नहीं। अगर दोस्तों के साथ जा रहे हो तो वहाँ रिलेवेंट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करें कि आज ये पढ़ा, ये नई चीज पढ़ी, या फिर यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, तू बता दे। जो भी आपके आसपास में हो उनसे आप पूछ कर सकते हो, डिस्कस कोई भी टॉपिक स्पेसिफिक ले ले उसके बारे में आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि इसका ये पॉइंट होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, या ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, तो आपस में आप डिस्कस कर लो। तो उससे क्या होगा, आपके जो एक्सचेंज है, जो फैक्ट एक्सचेंज हो जाएंगे, तो कुछ आपके नए हैं जो कि तथ्य आपके सामने मिल जाएंगे, तो आपके लिए वो भी बेनिफिशियरी होंगे। मोबाइल पे हो सके उतना कम से कम समय दीजिए। जो हो सकता है तो अपने जो पर्सनल लाइफ है, जो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे, जो सोना बाबू वाला कार्यक्रम है उसको थोड़ा सा उसमें टाइम क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे चैट कर रहा है या बात कर रहा है अपने प्रेमिका से या प्रेमी से, तो वो थोड़ा सा उसको कम कर देना, 1 घंटा कर देना। जो 1 घंटा कर रहा है आधा घंटा कर देना, उसको थोड़ा सा कम करना जरूरी है। नहीं तो ये डिस्ट्रैक्शन आपकी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है। तो इस चीज को आपने क्या करना है, थोड़े से समय के लिए साइड में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाप्त कर देना, आप अपनी पर्सनल लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो। भाई ये एज है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो आप कर सकते हो, पर इसको इतना भी हावी नहीं होने देना कि हमारी प्रिपरेशन पे हावी हो जाए या प्रिपरेशन को है जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करे, प्रभावित करे। तो इस प्रकार को हमें नहीं करना है।
हमें समय का सदुपयोग करना है तो हो सकता है इतनी जितनी ज़्यादा हो सके चैट या फिर कॉल पे बातें कम करनी है। धीरे धीरे इसको धीरे धीरे आप कम करना, आप खुद देख लेना अपने कॉल में कि मेरे एक दिन में कितनी चैट्स हो रही, कितनी है जो कि बातें हो रही, कितना टाइम है उस पर वो वेस्ट हो रहा है। उसको क्या करना है, हमें धीरे धीरे कम करना है, ठीक है। उसके बाद में आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा, खुद पे विश्वास रखिएगा। जो आपके इष्ट देवता है उनको बिल्कुल सुबह उठने के बाद स्नान करते हैं उसके बाद में इष्ट देवता को जरूर याद कीजिएगा। हो सके तो अगर एंजाइटी वगैरह ऐसा कुछ भी फील हो तो आसपास के जो भी मंदिर मस्जिद है वहां पर आप जाकर आराम से शांति के साथ 10-15 मिनट वहां बैठ जाना। एक मतलब अंदर से आंतरिक है जो कि एक नई एनर्जी आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप कुछ नई चीजें ट्राई कर सकते हो। बस एक ही चीज याद रखना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम का है जो कि यूटिलाइजेशन सही तरीके से करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप खुद के, क्योंकि ये सबके लिए सब्जेक्टिविटी, ये आत्मनिष्ठ विषय है, सभी की कभी किसी का टाइम वेस्ट कहाँ पर हो रहा है, कभी का कहाँ पर हो रहा है, सबका अलग अलग होता है, एक पर्टिकुलर नहीं है। तो अपना खुद का देख लेना कि मेरा टाइम पीरियड कहाँ वेस्ट हो रहा है, तो उस टाइम को क्या करना है, वेस्ट होने से बचाना है। और जो खाना खाने वक्त अभी अधिकांश लोग क्या करते हैं, लड़के व लड़कियां या तो तारक मेहता देखते हैं या फिर कपिल शर्मा देखते हैं, उसको अब बंद करना है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारे 3 मिनट क्यूबिट सीरीज हो गई है तो खाने खाने के लिए अब प्री तक वही चलेगी। तो प्री तक जो तारक मेहता या फिर जेठा दया देखते हैं या फिर कपिल शर्मा देखते हैं या फिर लड़कियां जो भी बिग बॉस या सीरियल देखते हैं, उनको एक बार के लिए आपको अवॉइड जरूर करना है ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। मेंस होने के बाद में आप फ्री हो, जो जो देखना चाहे, जितनी बात करनी चाहे, खूब टाइम पड़ा है आपके पास, आराम से कर लेना। अभी तक प्री और मेंस तक थोड़ा सा आप क्या करना है, अनुशासन बनाए रखना है, ठीक है। इसके साथ ही आपको कोई भी अगर समस्या हो तो आप जरूर टेलीग्राम हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई फैक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर बता सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत तौर पर हमारे जो तेज सिविल का ऑफिस है वहाँ पर मिल सकते हैं, या फिर जो लाइब्रेरी वाले बच्चे हैं तो हर ट्यूसडे और फ्राइडे को वहाँ पर आपके लिए मेंटरशिप में मेंटर अवेलेबल रहेंगे, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या हो गया कि देश के सबसे गरीब व्यक्ति को किसी भी अगर योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किसी योजना का, उसका अगर विकास हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, समावेशी विकास। ऐसा विकास जिसमें सभी व्यक्तियों का सभी तरीके से विकास होता है। सभी व्यक्ति मतलब किसान, वंचित, आदिवासी, पिछड़ा, जो सभी तरीके से, मतलब क्या हो गया, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास। तो सभी व्यक्तियों का सभी तरीके से विकास होना क्या कहलाता है, समावेशी विकास। भारत का सामाजिक कल्याण अप्रोच इनपुट आधारित अप्रोच से आउटपुट आधारित सशक्तिकरण अप्रोच में बदल गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर समावेशी विकास के आसपास कहीं भी कोई बात आए तो आप उसमें मेंस में ये डाल सकते हो कि भारत की जो सामाजिक कल्याण अप्रोच है वो इनपुट आधारित अप्रोच से आउटपुट आधारित सशक्तिकरण अप्रोच में चेंज हो गई है। आप इसको डाल के अगर अंडरलाइन कर देना तो मान को चलो बाकी लोगों से आपको आधा नंबर जरूर ज्यादा मिलेगा। तो ये इस प्रकार के कुछ जो वर्ड हो गए ना, ये हम तैयार कर लेंगे जब हम मेंस की क्लास करेंगे ना उस समय, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा इस टाइप के खूब वर्ड दिए हुए होते हैं जो एग्जाम में हम क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद में महिला श्रम बल भागीदारी 2022-23 में 37% हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद करना चाहिए कि महिला श्रम बल भागीदारी कितनी है, 37%। मतलब कुल इंडिया में 100 महिला हैं, उसमें से लगभग 37% महिला हैं वो काम कर रही है वर्तमान में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहले ये जो महिला श्रम भागीदारी बल थी बहुत ज्यादा कम थी, वर्तमान में कितनी हो गई है, 37%। ये हमारे क्यूबिट में क्वेश्चन भी पूछा गया और हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर भारत में बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग के परिचर्चा पत्र के अनुसार 2015-16 से 2022-23 के बीच बहुआयामी गरीबों की संख्या में अधिक कमी आई है। अब ये बहुआयामी गरीबी क्या होती है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी, भारत के संदर्भ में बहुआयामी गरीबी, जब हम थोड़े दिन बाद बेसिक इकोनॉमी करेंगे उसमें जो हमारा टॉपिक आता है गरीबी है बेरोजगारी, उसमें इसको कवर अप कर लेंगे कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी के 10 सूचकांक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या स्थिति है। भारत में जो बहुआयामी गरीबी के 12 सूचकांक होते हैं वो कौन कौन से हैं, और भारत में वर्तमान में वैश्विक जो MMPI है उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा समावेशी विकास। तो इसके साथ ही आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहीं समाप्त करते हैं।
इसके साथ ही एक बार हमने आज क्या क्या पढ़ा उसको वापस थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इकोनॉमी सर्वे की विषय सूची। विषय सूची में हमारे जो 13 सब्जेक्ट है, अध्याय थे, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इकोनॉमी सर्वे होता क्या है। तो सबसे पहले हमने ये जो देखा था कि इकोनॉमी सर्वे है जो कि किसी देश की आर्थिक प्रगति एवं प्रदर्शन है उसका लेखा जोखा होता है। सरकार को जो इकोनॉमी के आंकड़े होते हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं और उसी के आधार पर जो भविष्य की है जो कि नीतियों का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि ये जो इकोनॉमी सर्वे है वो जारी कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग का आर्थिक प्रभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में ये तैयार किया जाता है। और वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, बी अनंत नागेश्वरन वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। उसके बाद में ये कब जारी किया जाता है, जब बजट पेश किया जाता है उससे एक दिन पहले ये जारी किया जाता था। 1964 तक क्या था कि बजट और इकोनॉमी सर्वे एक ही दिन एक ही खंड में जारी किया जाता था, परंतु 1964 के बाद में ये दोनों चीजें क्या कर दी गई, अलग अलग कर दी गई। और आर्थिक सर्वेक्षण देश की जो आर्थिक प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में, जो इकोनॉमिक ट्रेंड होते हैं उसके बारे में बताता है। फिर इकोनॉमी की स्थिति में देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, इसमें याद रखने वाला फैक्ट यह था कि वित्त वर्ष 2024 में जो सकल घरेलू जीडीपी अनुपात है वो 2020 की तुलना में हमारी कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई थी। फिर हमें याद रखना है कि आईएमएफ की वर्ल्ड जो इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट है उसके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2023 में 3.2% की वृद्धि रही। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने रही, 3.2%। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद में हमने पढ़ा इकोनॉमी के कुछ जोखिम क्षेत्र। फिर हमने पढ़ा कि पूरी दुनिया में है जो कि एफडीआई में क्या हुई है, कमी हुई है। फिर हमने पढ़ा कि भारत की जो वास्तविक जीडीपी में वृद्धि दर वो कितनी रही 2023-24 में, 8.2% रही। फिर हमने पढ़ा कि चालू मूल्यों में जीवीए में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का योगदान, कृषि क्षेत्र का योगदान 17.7%, उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.6% और सेवा क्षेत्र का योगदान 54.7% रहा। फिर हमने पढ़ा विनिर्माण जीवीए में वृद्धि है वो 9.9% की हुई। उसके बाद में हम राजकोषीय समेकन की ओर बढ़ रहे हैं और राजकोषीय समेकन की ओर बढ़ रहे हैं। इसका उदाहरण यह है कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है पिछले वर्ष लगभग 6 से ऊपर था, 6.4% था, वो इस बार घटकर कितना हो गया, 5.6% हो गया। ये दर्शाता है कि हम हमारा जो राजकोषीय समेकन है उसकी ओर हमारा लगातार प्रयास करें। उसके बाद में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि सकल कर राजस्व हमने ये पढ़ा कि कुल राजस्व जो कर राजस्व का लगभग 55% है वो प्रत्यक्ष कर राजस्व से और 45% है वो अप्रत्यक्ष कर राजस्व से प्राप्त होता है। फिर हमने पूंजीगत व्यय पढ़ा और फिर सब्सिडी व्यय है वो हमारा लगभग 22% कम हो गया। इसकी वजह थी कि जो उर्वरक है खाद्य सब्सिडी में हमने कमी कर दी। फिर मुद्रास्फीति में जो हमने पढ़ा कि जो खुदरा मुद्रास्फीति की दर है वो कम होकर 5.4% हो गई वर्ष 2024 में। तो याद रखना है कि खुदरा मुद्रास्फीति की दर कितनी है, 5.4%। फिर हमने एक रिपोर्ट पढ़ी कि आरबीआई की जून 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, आरबीआई। उसमें आरबीआई ने कहा कि हमारे देश में जो एनपीए है वो वर्तमान में 12 वर्ष से कम है, 12 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर, और वर्तमान में एनपीए कितना है, 2.8% है। उसके बाद में हमने सीएडी पढ़ा, चालू खाता घाटा। चालू खाता का मतलब है कोई देश निर्यात की तुलना में आयात कितना अधिक कर रहा है उसको क्या कहेंगे, चालू खाता घाटा। और चालू खाता घाटा इस वित्तीय वर्ष में कितना हो गया, 0.7% हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष में ये लगभग 7% था और 2023-24 के दौरान कितना हो गया, 0.7%। फिर रेमिटेंस, विदेशों द्वारा जो भारतीय लोगों द्वारा विदेशों से भेजे जाने वाला पैसा है वो कितना है, तो भारत दुनिया में सबसे पहले, मतलब दुनिया में नंबर रैंक हमारी 1 है और भारत में कितना है, लगभग 106.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। उसके बाद में हमने पढ़ा समावेशी अप्रोच, और उसके बाद में जो महिला श्रम बल भागीदारी है वो लगभग कितनी हो गई, हमारी 37% हो गई। और भारत की बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भी हमें क्या हो गई है, कमी हो गई है। इस प्रकार आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में चैप्टर 2 के साथ। आई होप आप लोगों को ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियरी जरूर रही होगी, और आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जरूर उसका रिप्लाई जरूर देंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट जरूर करना, और कोई अगर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको समझ में नहीं है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं।
इसकी जो पीडीएफ है वो आप तेज सिविल के ऐप में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।